हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम में नेक्स्ट। आज के लेक्चर में हम लीगल एप्टीट्यूड के बारे में देखेंगे। ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लैट और लॉ एंट्रेंस के लिए, यानी कि जो स्टूडेंट्स एलएलबी करना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, उनको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, क्लैट एंड लॉ। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिलेबस का, लीगल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इसमें हम बेसिक इंडियन लॉज एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। कौन कौन से जो बेसिक इंडियन लॉज है जो एवरी सिटीजन को मालूम होना चाहिए, एंड दोज फंडामेंटल लॉज विच इज गिवन टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान ने हमको जो अधिकार दिए हैं, मूलभूत अधिकार, वो कौन से हैं, इसके बारे में हम डिटेल में आज देखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बेसिक इंडियन लॉज, तो सबसे पहले हमको डिस्कस करना पड़ेगा व्हाट इज आईपीसी, व्हाट इज आईपीसी एंड व्हाट इज सीआरपीसी। ठीक है, आईपीसी एंड सीआरपीसी के बारे में हमको पता होना चाहिए। जब हम किसी भी लॉ के बारे में पढ़ते हैं तो हमको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज आईपीसी एंड व्हाट इज सीआरपीसी, ये हमको मालूम होना चाहिए। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन पिनल कोड। ठीक है, आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपीसी। ओके, आई स्टैंड फॉर इंडियन, पी स्टैंड फॉर पिनल एंड सी स्टैंड फॉर कोड। ओके, आईपीसी इज डील्स विद द क्राइम एंड पनिशमेंट। आईपीसी इज डील्स विद द क्राइम्स एंड पनिशमेंट, where CRPC is tell about the criminal trial procedure, यानी कि आईपीसी के द्वारा दंड दिया जाता है और उस दंड की जो प्रक्रिया है वो हमको सीआरपी के माध्यम से मिलती है। सीआरपी का फुल फॉर्म क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये डिफरेंस है आईपीसी एंड सीआरपीसी के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस, यानी कि भारत में अब कैसे कानून बनाया जाता है। किसी कोई अगर नियम बनाना है, लागू करना है, तो वो किस तरह बनाया जाता है, तो हम देखते हैं लॉ मेकिंग प्रोसीजर। तो लॉ कहाँ पे बना जाता है? हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। ठीक है, तो हमारी पार्लियामेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट में लॉज बनते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट्स के हमारे दो सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा। ठीक है, एक होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। ठीक है, अगर कोई भी कानून बनाना होता है तो सबसे पहले उसका ड्राफ्ट बनाया जाता है, यानी कि बिल। ठीक है, तो फिर वो बिल कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑल दोज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, जिनको हम एमपीज कहते हैं, ठीक है, एमपीज, वो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं और वेदर इट इज गुड और नॉट फॉर द इंडियन सिटीजन्स, इसके ऊपर डिबेट होता है। और जब पूरी डिबेट उसके ऊपर होता है, चर्चा होती है उसके ऊपर, उसके बाद उस बिल के ऊपर वोटिंग लिया जाता है और अगर वो बिल बहुमत से पास होता है तो फिर उसको वही सेम प्रोसीजर में राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जाता है। सेम उसी को वहाँ पे भी सेम वहाँ पे डिबेट होता है उस बिल के ऊपर, एंड देन वो हमारे प्रेसिडेंट के पास, यानी राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। फिर राष्ट्रपति उसका स्टडी करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट उसका स्टडी करते हैं और आफ्टर दैट वो उस बिल के ऊपर साइन करते हैं, यानी कि उस बिल को मंजूर कर देते हैं। जब राष्ट्रपति किसी बिल के ऊपर साइन कर देते हैं तो फिर उस बिल का रूपांतर कानून में, यानी कि लॉ में हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह भारत में कानून बनाया जाता है। दिस इज आवर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर टू मेकिंग ए लॉज। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं अभी, जो बेसिक लॉज है एवरी इंडियन सिटीजन को मालूम होना चाहिए, वो हम देखते हैं आज के लेक्चर में बेसिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 अंडर सेक्शन 185 एंड 202। व्हाट इज टेल्स, क्या कहता है मोटर व्हीकल एक्ट 1988? मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कहता है कि एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग इफ योर 100 ml ब्लड
contains more than 30 mg of alcohol, then police can arrest you without a warrant। यानी कि यहाँ पे कौन सी केस होती है? ड्रिंक एंड ड्राइव केस होती है। ठीक है, ड्रिंक एंड ड्राइव। ठीक है, तो इस तरह देखो अभी पुलिस के पास क्या होता है, इस तरह का मीटर होता है जो कि डिटेक्ट करता है वेदर पर्सन ड्रंकेड और नॉट, यानी कि कोई किसी व्यक्ति ने अल्कोहल का सेवन किया है या नहीं। ठीक है, इस तरह के जो इक्विपमेंट रहते हैं इससे पुलिस डिटेक्ट करते हैं, और जब यहाँ पे सायरन बजता है, रेड कलर का अलर्ट मिलता है, तो पुलिस उसको अरेस्ट करती है। ठीक है, तो यह है बेसिक लॉ मोटर व्हीकल एक्ट 1988। एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग इफ योर 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन्स मोर देन 30 mg ऑफ अल्कोहल, देन पुलिस कैन अरेस्ट यू विदाउट वारंट, यानी कि कोई भी आपको सूचना दिए बगैर पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 46। क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 46। तो इसमें क्या प्रावधान है वो हम देखते हैं। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्या है? नो वुमेन कैनॉट बी अरेस्टेड बिफोर 6 AM एंड आफ्टर 6 PM। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC क्या कहता है? अंडर सेक्शन 46, यानी कि जो प्रोसीजर है कानून के प्रावधान की, ठीक है, तो वो क्या कहता है? किसी भी महिला को सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद, बिफोर एंड आफ्टर 6 o'clock, ठीक है, हम अरेस्ट यानी कि पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, किसी भी महिला को यह उसका अधिकार मिलता है उसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 46 के अंतर्गत। ठीक है, सेक्शन 46 के अंतर्गत। ठीक है, समझ में आया? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 46। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन पिनल कोड 166A। इंडियन पिनल कोड 166A यानी क्या होता है? IPC 166A। ठीक है, ये कानून क्या कहता है? ए पुलिस ऑफिसर कांट रिफ्यूज टू लॉज एन FIR if or she does not, if he or she does so they could be jail for up to 6 months to year। ठीक है, इस तरह का प्रावधान क्या है? IPC 166A में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन सराइस एक्ट 1887। ठीक है, इंडियन सराइस एक्ट 1887। इवन एनी 5-star होटल कांट प्रोहिबिट यू फ्रॉम ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर एंड यूजिंग इट्स वॉशरूम। ठीक है, तो ये देखो क्या कानून बताया गया है इंडियन सराइस एक्ट 1887 के तहत। क्या बताया गया कि अगर आप कोई भी 5-star होटल में जाते हो तो आप वहाँ पे जो पोर्टेबल वाटर होता है वो आप मुफ्त में पी सकते हो। इसके अलावा उस 5-star होटल के जो वॉशरूम्स है, ठीक है, 5-star होटल्स के जो वॉशरूम्स है वो भी आप मुफ्त में क्या कर सकते हो? इस्तेमाल कर सकते हो। नोबडी विल प्रोहिबिट यू बाय यूजिंग दिस वॉशरूम्स। ठीक है, तो ये क्या कहता है? इंडियन सराइस एक्ट 1887 के तहत आपको ये आज़ादी मिलती है। इवन एनी 5-star होटल कांट प्रोहिबिट यू फ्रॉम ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर एंड यूजिंग इट्स वॉशरूम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 व्हाट इज सेज as per section 129 of the Indian Motor Vehicle Act, wearing helmet is must for two-wheeler riders, and section 128 of this Motor Vehicle Act limits the maximum 2 riders on the bikes। यानी कि जब आप बाइक चलाते हो तब आपको क्या पहनना है? फॉर योर सेफ्टी हेलमेट आपको पहनना है। एंड सेक्शन 128 उसी एक्ट का क्या कहता है कि आप जब आप बाइक चलाते हो उस वक्त सिर्फ 2 व्यक्ति होते हैं वही एक बाइक पे अलाउड होते हैं। अगर आप इस कानून का उल्लंघन करते हो तो आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है या फिर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ये क्या है? मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट। हम देखते हैं कि रोड्स के ऊपर पुलिस बहुत ज़्यादा कार्रवाई करती है। इस तरह के जो एक्टिविटीज़ होती है
जो लोग इस कानून का उल्लंघन करते हैं ये उनके ऊपर जो कार्रवाई होती है वो इस कानून के अंतर्गत होती है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988, इसमें जो सेक्शन 129 है, ठीक है, सेक्शन 129 इट्स अबाउट वियरिंग हेलमेट, ठीक है, एंड सेक्शन 128 इट्स अबाउट क्या है, ये किसके बारे में है, ओनली 2 persons विल सिट ऑन 1 बाइक। ओके, तो अगर आप इस कानून का उल्लंघन करते हो तो इसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 व्हाट इट सेज वो हम डिस्कस करते हैं अभी। इफ ए यंग बॉय एंड ए गर्ल want to live together in live-in relationship, they can do so because it is not illegal. Even the newborn from his relationship is also legal son or daughter, and this newborn have the full right in the asset of his father. यानी क्या होता है कि कोई भी यंग बॉय एंड यंग गर्ल, ठीक है, अपने दोनों की सम्मति से वो क्या कह सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, ठीक है, बिना शादी किए बिना वो रिलेशन में रह सकते हैं। और अगर उनको कोई उस रिलेशन में अगर कोई उनको न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसके ऊपर जो अधिकार है जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आते हैं अपने पिता से, वो सभी उसको लागू हो जाएंगे। ये कौन कहता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत इसका प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो लेकिन इस यंग बॉय और यंग गर्ल के लिए जो एज लिमिट है वो दिया है, जैसे कि बॉयज़ के लिए एज लिमिट 21 कंप्लीट होना चाहिए और गर्ल्स के लिए भी वो एज लिमिट उनका 18+ कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस कानून के तहत बताया गया है, कोई भी यंग बॉय एंड गर्ल्स दे कैन लिव इन अ रिलेशनशिप एंड दे कैन डू सो बिकॉज इट इज नॉट इलीगल, बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 गिव देम परमिशन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पुलिस एक्ट 1861, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी एक्ट, ये सभी को मालूम होना चाहिए। पुलिस एक्ट 1861, तो इसमें क्या है वो हम देखते हैं। ए पुलिस ऑफिसर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी, क्या बताया इसमें, ए पुलिस ऑफिसर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी वेदर ही वियरिंग ए यूनिफॉर्म और नॉट। इफ ए पर्सन मेक्स ए कंप्लेंट टू द ऑफिसर he could not say that he can't help the victim because he is not on the duty। मतलब कि कोई भी जो पुलिस ऑफिसर है, पुलिस सर्विस में जो व्यक्ति है पुलिस ऑफिसर है, वो ऑलवेज क्या रहता है, ऑन ड्यूटी रहता है, वेदर उसने यूनिफॉर्म पहना है या नहीं है, यानी कि उसका ड्यूटी टाइम खत्म हो गया है फिर भी वो पुलिस ऑफिसर के ड्यूटी पर ही है इनडायरेक्टली, ठीक है। और अगर उसने उस वक्त उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना है और उसके पास अगर कोई व्यक्ति आता है और उसको कहता है कि मेरे ऊपर कुछ अन्याय हुआ है या फिर ऐसी कोई केस उसके पास देता है, तो वो उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता, उसको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है, और उसको कंप्लेंट उसकी लेनी पड़ेगी। तो ये क्या है, पुलिस एक्ट 1861 के तहत इस एक्ट का समावेश किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट नो कंपनी कैन फायर ए प्रेग्नेंट वुमन। क्या कहता है ये एक्ट, नो कंपनी कैन फायर ए प्रेग्नेंट वुमन, इट मे बी पनिशेबल बाय मैक्सिमम ऑफ 3 years और इम्प्रिजनमेंट, यानी कि कोई भी कंपनी किसी भी प्रेग्नेंट वुमन को काम से नहीं निकाल सकता। अगर किसी कंपनी ने ऐसा किया तो उस कंपनी को पनिश किया जाएगा, अदरवाइज जो कंपनी के ओनर है एमडी या फिर सीईओ, उनको क्या होगी, 3 साल से ज्यादा जेल हो सकती है, ठीक है। ये क्या कहता है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, नो कंपनी कैन फायर ए प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961।
Income Tax Act 1961. What it says, in the case of tax violation, the tax collection officer has the power to arrest you, but before arresting you, he will have to send a notice to you. Only tax commissioner decide how long you will stay in the custody. ठीक है, यानी कि अगर आपने टैक्स वायोलेशन किया है, टैक्स वायोलेशन यानी कि अगर आप टैक्स पेयर हो और आपने टैक्स वायोलेशन किया है, आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हो बहुत सालों से, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन ये अरेस्ट करने से पहले, ठीक है, लेकिन ये अरेस्ट करने से पहले आपको प्रॉपर उसका नोटिस आना चाहिए। ठीक है, उस टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको प्रॉपर उसका नोटिस आना चाहिए। और जो टैक्स कमिश्नर है, जो टैक्स कमिश्नर है वही डिसाइड करेंगे कि आप कितने दिन तक या फिर कितने महीने उनके कस्टडी में रहोगे। ठीक है, तो अगर आपको उनको क्या करना है, अरेस्ट करना है, तो उससे भी पहले उनको आपको क्या भेजनी पड़ेगी, नोटिस भेजनी पड़ेगी। ये कौन कहता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13। As per the Hindu Marriage Act 1955, any husband or wife may apply for divorce in the court on the basis of adultery. On the basis of adultery means physical relationship outside of marriage. Physical and mental abuse, impotency, to leave home without information, to change Hindu religion and adopt other religion, insanity, incurable disease, and no information about husband or wife for 7 years। यानी कि इस प्रावधान के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, कोई भी जो कोई भी हस्बैंड और वाइफ क्या कर सकते हैं, डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से रीजंस है, अडल्ट्री यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज, इसके अलावा फिजिकल एंड मेंटल अब्यूज, इसके बाद जो इम्पोर्टेंसी एंड टू लीव होम विदाउट इंफॉर्मेशन, यानी कि पति और पत्नी अगर विदाउट इन्फॉर्म करके घर छोड़कर चले गए हैं फॉर दी 7 years और 7 साल हो गए फिर भी वो वापस नहीं आए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, डाइवोर्स के लिए कोर्ट में अर्जी कर सकते हो। ठीक है, आप डाइवोर्स के लिए कोर्ट में अर्जी कर सकते हो। ये कौन कहता है, कौन ये इसका आपको अधिकार देता है, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13। समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। व्हाट इट सेज, ओनली वुमेन पुलिस कांस्टेबल कैन अरेस्ट वुमेन, मेल कांस्टेबल डजंट हैव द राइट टू अरेस्ट वुमेन, वुमेन हैव द राइट टू डिने गोइंग टू पुलिस स्टेशन आफ्टर 6 PM एंड बिफोर 6 AM। ठीक है, तो ये महिलाओं का अधिकार है। ठीक है, महिलाओं के लिए ये अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, CRPC 1973, यानी कि किसी भी महिला, ठीक है, किसी भी महिला को सिर्फ यानी पुलिस कांस्टेबल ही अरेस्ट कर सकती है, कोई भी पुलिस ऑफिसर उसको टच नहीं कर सकता। ठीक है, ओनली वुमेन पुलिस कांस्टेबल कैन अरेस्ट एनी वुमेन। ठीक है, मेल कांस्टेबल डजंट हैव द राइट टू अरेस्ट वुमेन एंड वुमेन हैव राइट टू डिने, यानी कि जो वुमेन है, ठीक है, वो क्या कर सकती है, डिने भी कर सकती है, गोइंग टू द पुलिस स्टेशन आफ्टर 6 PM एंड बिफोर 6 AM, यानी कि इस समय के बाद वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए इनकार कर सकती है जो एक्यूज है वो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक्ट 2014। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है, सबको मालूम होना चाहिए। MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी MRP, जो हर एक क्या होती है, प्रोडक्ट के पीछे होती है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं ना, किसी भी अगर हमने प्रोडक्ट लिया तो उसके पीछे रहता है MRP 20 रुपीज, 30 रुपीज। ठीक है, तो उसी को कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हम देखते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक्ट 2014। तो क्या कहता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस 2014, वो हम देखते हैं डिटेल में। एनी शॉपकीपर कांट चार्ज मोर देन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी, but a consumer has the right to bargain for less than printed price of a commodity।
dt। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी शॉपकीपर, ठीक है, कोई भी शॉपकीपर अगर कोई चीज बेच रहा है तो वो एमआरपी से ज्यादा कोई भी चीज नहीं बेचेगा। लेकिन जो कंज्यूमर है, यानी कि जो कस्टमर है, वो क्या कर सकता है, एमआरपी, सपोज एमआरपी 50 रुपीज है तो वो उस शॉपकीपर के पास बार्गेनिंग कर सकता है। ठीक है, बार्गेनिंग कर सकता है, वो 50 रुपीज की चीज जो है उसको 40 रुपीज में देने के लिए। ठीक है, ये जो प्रावधान है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक्ट 2014 हमको कौन सा अधिकार देता है, टू बार्गेन, राइट टू बार्गेन। ठीक है, ये अधिकार हमको मिलता है इस तरह से। यानी कि और जो शॉपकीपर्स है, यानी कि कोई अगर शॉपकीपर है वो अगर कोई 50 रुपए की चीज 60 रुपए में बेच रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके उसके खिलाफ या फिर कंज्यूमर कोर्ट में जाके उसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हैं और उसको अरेस्ट हो जाएगी और इसके तहत उसको शिक्षा भी मिलेगी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक्ट 2014 के तहत। ठीक है, समझ में आया? तो यह है बेसिक लॉज जो हमने देखा, एवरी इंडियन सिटीजन्स को ये मालूम होना चाहिए, बेसिक लॉज है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स गिवन टू अस बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, यानी कि जो भारत का संविधान है उसने हमको कौन कौन से मूलभूत अधिकार दिए हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब क्या? राइट टू इक्वालिटी यानी कि जो हमारा इक्वालिटी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, देन जो prohibition of discrimination on certain grounds, then equal opportunity in public employment, then next abolition of untouchability and abolition of titles। ये जो इक्वल राइट्स है वो हमको राइट टू इक्वालिटी की तहत भारत के संविधान की तरफ से मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम यानी क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है, स्वतंत्रता का अधिकार हमें कौन कौन सा स्वातंत्र मिलता है इसके तहत हमको, तो हमको मिलता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखो ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब क्या, यानी कि भाषण स्वातंत्र हमको और अभिव्यक्ति स्वातंत्र जिसको हम कहते हैं वो हमको राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत मिलता है। तो इसके तहत हम हमारे व्यूज, ओपिनियन, बिलीफ या कन्विक्शंस है वो किसी भी तरह से बाय प्रिंटेड और बाय ओरली कहा भी व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी हमारे ऊपर इसके खिलाफ बंधन यानी कि हमको प्रोहिबिट नहीं कर सकता इसके खिलाफ। ठीक है, तो फ्रीडम टू हमारा राइट टू फ्रीडम है, उसके अंतर्गत हमको ये अधिकार मिलते हैं। इसके अलावा हमको फ्रीडम टू असेंबली, फ्रीडम टू एसोसिएशन, फ्रीडम टू मूवमेंट, फ्रीडम टू रेसिडेंस, फ्रीडम टू प्रोफेशन ईटीसी जो इसके अलावा और जो अधिकार होते हैं वो हमको मिलते हैं। इसके अलावा जैसे कि राइट टू एजुकेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेक्शन, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट, इसके अलावा ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, ये जो सब फ्रीडम है हमको राइट टू फ्रीडम यानी कि समानता का जो अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, इसके तहत हमको मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन यानी कि जो हमारा शोषण होता है उसके खिलाफ हमको राइट्स मिलते हैं। तो इसके तहत हमको प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर्स, उसके खिलाफ हमको अधिकार मिलता है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज, इसके अलावा जो बाल कामगार होते हैं उनको जो काम पे लगाया जाता है, 18 साल के नीचे जो बच्चे रहते हैं उनके खिलाफ हम इस कानून के खिलाफ तहत यानी कि इस राइट्स के तहत आवाज उठा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसके तहत हमको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस, प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन ये अधिकार मिलता है। इसके अलावा हमको राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोपेगेट एनी
रिलीजन के बारे में हमको ये अधिकार मिलते हैं। इसके अलावा फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, ये अधिकार हमको राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन के तहत मिलते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि हमारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक हक। तो इसके अंतर्गत हमको प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज ये अधिकार मिलता है। देन राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये अधिकार मिलते हैं माइनॉरिटीज को, यानी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको अपनी खुद की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फाउंड करने का अधिकार उनको इसके तहत मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान का आत्मा कहा है इस मूलभूत अधिकार को। यानी कि जो अधिकार हमको फंडामेंटल राइट्स संविधान ने दिए हैं, अगर उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, वो अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और आप कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो ये अधिकार हमको भारत के संविधान ने दिए हैं। दोस्तों, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि जो बेसिक लॉज है, लॉज है उसके बारे में देखा, उसका प्रोविजन देखा क्या क्या है, उसके प्रावधान क्या क्या है वो देखा। इसके अलावा हमने जो फंडामेंटल राइट्स है, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एज वेल एज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसके बारे में हमने डिटेल में आज के लेक्चर में देखा है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जरूर दे दूंगा। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। Every single day I'm gonna